बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 30, इक्विटी मेथड। इससे पहले जो हमने बात की है वो हमने बात की थी जो हमारे पास 20% से कम ऑनरशिप हो उसके बारे में, माइनॉरिटी की बात की। अब हमने इक्विटी मेथड की बात करनी है जो कि 20% से ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑनरशिप। Minority active investment equity method, when the ownership percentage equals or exceed 20%, generally accepted accounting principle presume two elements। ठीक है, जब हमारे पास इक्विटी जो है वो 20% या 20% से इंक्रीज कर जाए तो हमारे पास टू किस्म के एलिमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन, द इन्वेस्टर कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी, और सेकेंड वन, द इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस रिलेशन बिटवीन द टू कंपनीज। तो यहाँ पे देखिए हमने बात की, पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है इस मॉडल को। माइनॉरिटी एक्टिव्स बिटवीन 20% 50% ऑनरशिप कैन इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट। इक्विटी मेथड एडजस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हमने पहले बात की 20 और 50% के अगर दरमियान हो तो ये इसकी वजह से मैनेजमेंट में जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है, लेकिन इक्विटी मेथड से जो है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है, द अकाउंटिंग अप्रोच यूज्ड फॉर माइनॉरिटी पैसिव इन्वेस्टमेंट इज नो लॉन्गर सूटेबल। अब जो हम अकाउंटिंग अप्रोच है जो कि 20% से कम होता है, इसकी हमने बात की, लेकिन ये जो है अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये यहाँ पे सूटेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इक्विटी मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट वन है इक्विटी मेथड के बारे में, माइनॉरिटी एक्टिव इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा ताकि यहाँ पे जो है कुछ सही नहीं है। इसे जीएम इन्वेस्टमेंट्स इन फौजी इंडस्ट्री, जीएम एग्रीज टू बाय 20% ऑफ फौजी हेवी इंडस्ट्री। तो ये जो है यहाँ पे 20%, यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है विजिबल नहीं है, तो मैं ये आप बुक में से मैं आपको सेंड कर दूँगा, जो बुक मैंने रिकमेंड की है उसी में है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वन पे जाते हैं और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, माइनॉरिटी एक्टिव इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड इलस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन से देख के, एग्जांपल से देख के फिर समझते हैं, फिर इसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट वन देखिए, ऑन जनवरी 1, 2005 वेलिस कंपनीज परचेज 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स ऑफ प्लेनेट बर्बैंक Incorporation for 9 million. The book value and market value of Planet Bank net asset minus liability is 30 million. During 2005, Planet Bank earns a net profit of 10 million and the company declares a dividend of 500,000 on December 31st, 2005. तो ये 2005 का डेटा गिवन है, इसमें से हमने बात करनी है, ठीक है, कि हम हमारे पास जो है ये है 30% से ज़्यादा, हम जो है इक्विटी मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 9000 जो है वो परचेज़ किए हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग पर बैंक में क्या है, 9 मिलियन है, सॉरी 9 मिलियन जो है ये डेबिट हो जाएंगे और कैश कितना हो जाएगा, 9 मिलियन क्रेडिट हो जाएगा। ये तो सिंपल एंट्री होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास ये क्या है, इन्वेस्टमेंट करती है। सेकंड वन क्या है, दिसंबर 31 को क्या हुआ 2005 को, ठीक है, कि जो है उनके पास जो है जो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू थी, ठीक है, वो कितनी है, 30 मिलियन। अब 30 मिलियन, ये 3 मिलियन है, सॉरी यहाँ पे 30 मिलियन गलती से लिखा हुआ, ये 3 मिलियन है, ठीक है। तो दिसंबर 31, 2000 इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग बर्बैंक जो कितने हैं, 3 मिलियन है। इनकम फ्रॉम एफिलिएट 3 मिलियन। टू रिकॉग्नाइज 30% ऑफ प्लानिंग बर्बैंक, टोटल रिपोर्टेड इनकम ऑफ वो क्या है, 10 मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से दिया हुआ, एंड द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 500,000। अब डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम एफिलिएट 150,000, इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग बर्बैंक 1,50,000। अब ये कैसे आया, टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर डिविडेंड डिक्लेयर 30% ऑफ 500,000, क्योंकि जो है 30% उन्होंने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो 30% अगर हम लेंगे किसका, अपने 500,000 का, तो 1,050
150,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हम डेबिट करेंगे, यहाँ क्रेडिट करेंगे। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास इक्विटी मेथड इलस्ट्रेशन कंक्लूडेड। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो 9 मिलियन है। अब प्लस वेलीज कैमुलेटिव प्रो रेट शेयर ऑफ प्लेनेट बर्बिंग इनकम वो है हमारे पास 3 मिलियन है। अब जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है बाई प्लेनेट बर्बिंग ने वो कितने हैं 150,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैरिंग अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है बैलेंस शीट अमाउंट एट द एंड ऑफ 2005, तो हमारे पास 11.85 जो है मिलियन, इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो टोटल हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, वो हमने यहाँ पे जो है डिविडेंड्स को सिर्फ लेस किया हुआ है, बाकी जो है ऊपर अमाउंट हमने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे जो है एक इक्विटी मेथड व्हेन कास्ट एंड बुक वैल्यू डिफर, जब हमारे पास कास्ट और बुक वैल्यू दोनों डिफर हो, ठीक है, आपस में सेम ना हो, तो फिर हम जो है इक्विटी मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेम जो है on January 1st 2000 विलीज कंपनी परचेज 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे जो है 9 मिलियन के बजाय यहाँ पे क्या है 24 मिलियन पे लिए हुए हैं। द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ प्लेनेट एसेट लायबिलिटी इज 30 मिलियन, ठीक है, तो ये डिफरेंट है इनमें। ड्यूरिंग 2005 प्लेनेट बर्बिंग एंड अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन एंड द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 500,000 ऑन दिसंबर 31st। वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है वो सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो इक्विटी मेथड में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन कैसे होगी। जो फर्स्ट वन, देयर आर 2 रीजंस व्हाई विजन विलिंग पेड मोर देन बुक वैल्यू फॉर अ 30% स्टेक इन प्लेन। अब वो बुक वैल्यू से क्यों जो है ज़्यादा पे करता है, उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट वन क्या है, The book shows balance sheet item at generally accepted accounting principle historical cost rather than the current value। तो वो तो हिस्टोरिकल कास्ट बेस पे जो है बैलेंस शीट जो है शो कर रही है, ठीक है। फर्स्ट वन रीज़न ये है। दूसरी, द बिजनेस इज वर्थ मोर देन द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल से जो है उस बिजनेस की जो वर्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब मोर देन द करंट फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, दिस इज गुडविल। मतलब जो कि है हमारे पास जो गुडविल है वो उसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा पे करते हैं बुक वैल्यू से। अब इसकी नेक्स्ट जो है हम ज़्यादा इसकी जो है डिटेल देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे है हमारे पास वही कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। अब बुक वैल्यू गिवन है 10, फेयर वैल्यू गिवन है 10, डिफरेंस यहाँ पे 0 है। इन्वेस्टर शेयर जो है वो 30% है। अब कैश एंड रिसीवेबल है 10, फेयर बुक वैल्यू 10, फेयर वैल्यू 10, डिफरेंस नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। इन्वेंट्री फैफो कास्ट मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है उससे कर रहे हैं। बुक वैल्यू 15 है, फेयर वैल्यू 25 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 10 का 30% लेंगे 3, ठीक है। इसी तरह डिप्रिसिएशन एसेट एंड नेट डिप्रिसिएशन ये 25 है, यहाँ पे 55 है, तो ये 30 आ जाएगा। 30 का 30% लेंगे तो 9 आ जाता है, ठीक है। टोटल इसको ऐड करें 50, 90, 40 का 30% लेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा टोटल। अब माइनस लायबिलिटी जो है नेट एसेट वो यहाँ पे 20 है, 20 0 0, ये 0 0 आ जाएंगे क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। तो नेट एसेट की जो वैल्यू है 30 70 40 12 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये तो हम जो है इक्विटी मेथड जो है प्राइस परचेज जब हमारे पास हो तब हम ये यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास इक्विटी मेथड परचेज प्राइस एलोकेशन में हमारे पास एनालिसिस ऑफ वैल्यूज इन्वेस्टमेंट कास्ट और बुक वैल्यू, ठीक है। कास्ट ऑफ 30% इन्वेस्टमेंट वो कितनी है 24, 30% जो है अगर हम इसका लेंगे, ठीक है, वो कितना आ जाता है 9, ठीक है, जो कि हमने पीछे देखा। एक्सेस ऑफ कास्ट और बुक वैल्यू ऑफ वैल्यूज वो कितने हैं 15, मतलब 24 से 9 माइनस करेंगे 19 है। अमाउंट ऑफ एक्सेस एट्रीब्यूट टू 30% मल्टी 25 का से मतलब 10% जो आएगा, 10 का 30% लेंगे 3 आ जाएगा। डिप्रिसिएटेड एसेट जो है वो हमारे पास 9 आ जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर एट्रीब्यूट मतलब जो कि पिछले मैंने समझा दिया फिगर 3, वो सेम फिगर यहाँ पे इन्होंने क्या किए इलिस्ट्रेट किए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विटी मेथड जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं। जनवरी 1st 2005 इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्लेनेट
बर्बैंक जो है वो क्या है 24 मिलियन, और कैश भी सेम अमाउंट से जो है हम क्रेडिट करेंगे। अब जब हमने जो है शेयर जो है वो इन्वेस्टेड शेयर ऑफ अर्निंग जो है वो उसकी वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट इन प्लेनेट वो कितनी है 3 मिलियन, एंड इनकम फ्रॉम एफिलिएट वो भी 3 मिलियन है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है 10 मिलियन का 30% ले रहा था। अब सेम अमाउंट जो है दिसंबर 31 टू इन्वेस्टर शेयर ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो क्या है, डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम द प्लेनेट बर्बैंक वो क्या है 1,200,000 है, ठीक है। टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर डिविडेंड्स डिक्लेयर 30% ऑफ 4 मिलियन जो है वो ही 1,200,000 आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर गुडविल है उसकी वैल्यू इनकम फ्रॉम एफिलिएट, ठीक है 39,100,000, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इन प्लेनेट बर्बैंक वो भी सेम अमाउंट से हो जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन इज कंप्यूटेड, इसके अमोर्टाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, अट्रीब्यूट इन्वेंट्री आल्सो ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट जो है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है 3 मिलियन, अमोर्टाइजेशन भी 3 मिलियन हो जाएगी। अट्रीब्यूटेड टू डिप्रिसिएबल एसेट ओवर 10 ईयर 9 मिलियन है, यहाँ पे भी 9, तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है 39 मिलियन जो है 3.9 मिलियन आ जाएगी यहाँ पे इसकी। मेजॉरिटी ऑनरशिप, व्हेन द ऑनरशिप परसेंटेज एक्सीड्स 50% ऑफ द वोटिंग शेयर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट परज्यूम द पेरेंट कंट्रोल्स टू द सब्सिडरी। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास थर्ड वन है मेजॉरिटी ऑनरशिप, जिसमें हमारे पास ऑनरशिप 50% से एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है दो तरह के, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडरी आर देन कंबाइंड लाइन बाय लाइन विद दोज ऑफ द पेरेंट यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो फिर क्या होता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडरी आर द कंपनी, जो जहाँ पे पेरेंट कंपनी होती है तो फुल कंट्रोल करती है अपनी सब्सिडरी कंपनी की, लाइन बाय लाइन जो भी वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कंसोलिडेशन कहते हैं, कि जो पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। दिस कंसोलिडेशन प्रोसेस अकर्स ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, जैसे कि इफ द ओनरशिप परसेंटेज इज एग्जैक्टली 50% ऑफ द वोटिंग शेयर द इक्विटी मेथड इज यूज्ड एंड नो लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन इज नेसेसरी। अगर 50% है, ठीक है, या इससे ज़्यादा है तो फिर क्या होता है इक्विटी मेथड जो है वो यूज़ होता है। अगर 50% से वो इंक्रीज़ कर जाता है तो फिर जो है वो फिर मेजॉरिटी ऑनरशिप पर जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी ऑनरशिप के जो है इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कंट्रोल इज द एबिलिटी ऑफ वन एंटिटी टू डायरेक्ट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट दैट गाइड्स द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ एन अदर एंटिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो कंट्रोल की यहाँ पे डेफिनेशन की है, ठीक है। द एक्सपोजर ड्राफ्ट परज्यूम दैट कंट्रोल एग्जिस्ट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। कौन कौन से ये तीन में से अगर एक कंडीशन फॉलो करती है तो फिर क्या होता है कंट्रोल होती है, फुल कंट्रोल। द मेजॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ द बोर्ड आर द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है, जो वोटिंग होती है, ठीक है, जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चूज़ किए जाते हैं उसकी। लार्ज माइनॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट more than 50% of the vote typically cast and no other significant minority interest exists. Convertible security are owned which if convertible मतलब जो कि कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, मतलब कुछ सिक्योरिटी ऐसी होती है जो कि शेयर में कन्वर्ट करते हैं, उनकी बात हो रही है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी would give it the right to obtain or appoint a majority of the vote, ठीक है, उसकी वजह से भी अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो वो भी वोटिंग में वो कर सकते हैं। कंसोलिडेशन would then be required unless presumptive control is temporary, तो इस बेस पे जो है फुल कंट्रोल उनको नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर उसको कंट्रोल दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कंसोलिडेशन एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। आफ्टर द एक्विजिशन की जो है वैल्यू गिवन है, स्टेप 1 स्टेप 2 3 स्टेप गिवन है, ठीक है। एसेट की जो है वैल्यू गिवन है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो भी गिवन है, गुडविल जो है यहाँ पे नहीं है, एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी इसकी भी वैल्यू गिवन है दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेप 1 देखे, आइडेंटिफाई ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड रिमूव द बुक वैल्यू अमाउंट, एलिमिनेट एंड रिक्लासिफाई द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एलिमिनेट द कॉमन स्टॉक बुक वैल्यू एंड अमाउंट। इसको जो है फिर इसको जो है मज़ीद जो है यहाँ पे देखते हैं।
आफ्टर द एक्विजिशन, एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशन, इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये सेम वही वैल्यू गिवन है यहाँ पे, वो अमाउंट जो हम पिछले जो है उसमें डिस्कस कर दिया है स्लाइड्स में। तो यहाँ पे दीज आर द सर्वाइविंग आउटसाइड शेयर होल्डर, एलिमिनेट बुक वैल्यू। तो ये जो है वही सेम जो है उसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, सेम अमाउंट से। जनरल एंट्री टू एलिमिनेट जो कॉमन स्टॉक अकाउंट, ठीक है, वो सिंपल उसी तरह जो है इसकी जनरल एंट्री है, मज़ीद इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वन है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन लोन्स, ठीक है। सपोज दैट प्रेयर टू द एक्विजिशन गेस्टन एंड बोरोड 300,000 फ्रॉम अल्फोंस, ठीक है। जो उन्होंने क्या है कैश लोन लिया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री मेड टू एलिमिनेट दिस इंटरनल ट्रांजैक्शन इज, ठीक है। अगर ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हुई है, लोन पेबल जो है वो 300,000, ठीक है। लोन रिसीवेबल जो है वो 300,000 होगा। अगर ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो तब हम इसकी इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। सपोज अल्फोंस सोल्ड गुड्स टू गेस्टन, मतलब इंटरनली ट्रांजैक्शन हो रही है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टोटल अमाउंट 40,000 आ रही है, ठीक है। तो सिंपल टू थिंग्स मस्ट हैपन टू एलिमिनेट दिस इंटर कंपनी सेल्स। कौन कौन सी, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, एलिमिनेशन देखते और कंसोलिडेशन देखते हैं, ठीक है। नो चार्ज टू ग्रॉस मार्जिन, यहाँ पे जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये जो इंटरनल होते हैं इसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल से इसकी बात करते हैं, ठीक है। कि जब इंटरनल ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैसे इंटर कंपनी सेल्स जो होती हैं उसको हम कैसे जो है क्या करते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं, और इसका इफ़ेक्ट मोस्टली किस पे आता है और इसके रीज़न क्या होते हैं।